हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं चंचला, आपकी इंग्लिश टीचर। और जैसा कि आप सब जानते हो कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो हम लोग जो है आज आपका जो चैप्टर है, नया चैप्टर आपके साथ लेके आए हैं, विच यू कैन सी ऑन द बोर्ड, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर। तो चलिए हम लोग आज इस चैप्टर को देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, है ना। लेकिन उससे पहले एज वी ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कोटेशन, हम लोग आज का कोटेशन देख लेते हैं। सो यू कैन सी, यू डोंट हैव टू बर्न बुक्स टू डिस्ट्रॉय अ कल्चर, जस्ट गेट पीपल टू स्टॉप रीडिंग देम। यू कैन सी दैट क्या लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव टू बर्न बुक्स। आपको बुक्स को बर्न करने की जरूरत नहीं है। कल्चर को बर्न करने के लिए क्या करने की जरूरत है? यू जस्ट नीड टू स्टॉप पीपल फ्रॉम रीडिंग देम, है ना। क्या करना है? आपको बस पीपल को रोक देना है उनको पढ़ने से, और कल्चर ऑटोमेटिकली सोसाइटी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस कोटेशन इज बाय रे ब्रैडबरी। तो आप इसको सोच सकते हैं कि आजकल जो हम लोग बोलते रहते हैं कि कल्चर जो है वो सोसाइटी से गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो व्हाई इज इट सो? बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड रीडिंग अबाउट आवर कल्चर, एंड इंस्टेड ऑफ कीपिंग द बुक्स एज आइडियल्स एट आवर होम, हमें उसको पढ़ना चाहिए। उसको सिर्फ रखने से कल्चर नहीं बचता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाई आई हैव गिवन यू द कोटेशन अबाउट कल्चर? बिकॉज ये चैप्टर ही हमारे इंडियन कल्चर के बारे में है और उसके यूनिटी के बारे में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द ऑथर। सो हु इज द ऑथर? पहले ही मैंने आपको बताया कि जो ऑथर है उनका नाम है हुमायूं कबीर। और ये कौन है, कब इनका जन्म हुआ, दिस ऑल कम्स इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऑथर के बारे में, हर चैप्टर के ऑथर के बारे में जरूर पढ़े एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ही बॉर्न ऑन 1 सितंबर 1906 एंड डाइड ऑन 18th of August 1969। तो बहुत लंबा टाइम बेचारे नहीं जिए, बट स्टिल he has his own contribution and share in our Indian unity and culture। तो इनका जन्म कब हुआ है? यू कैन सी, थर्ड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कौन है ये? ही इज आवर थर्ड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर और क्या पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं मिस्टर हुमायूं कबीर? सो ही इज ऑल्सो अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स। इसीलिए उन्होंने ये लेक्चर दिया है अबाउट द इंडियन कल्चर, बिकॉज ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके करियर का कि पॉलिटिक्स में कैसे ये एंटर किए, बिकॉज ही यूज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। तो दैट ऑल्सो शोज कि इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? वो हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां पे वो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, then the present lesson is an adapted version of Humayun Kabir's lecture delivered in बड़ोदरा यूनिवर्सिटी। तो ये जो चैप्टर है, समटाइम्स अ क्वेश्चन कैन कम कि कहाँ से लिया गया है, ये कैसा चैप्टर है। तो एक्चुअली दिस इज अ लेक्चर। ये जो चैप्टर है वो एक लेक्चर दिया है। किसने दिया है? मिस्टर हुमायूं कबीर ने दिया है। कहाँ दिया है? एट बड़ोदरा यूनिवर्सिटी दिया है। सो दो दो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बन गए। ठीक है, कि ये चैप्टर है क्या? तो दिस इज अ अडॉप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर्स लेक्चर। ठीक है, ये एक लेक्चर का अडेप्टेड वर्जन है। और कहां पे ये लेक्चर डिलीवर्ड हुआ है? तो ये बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में डिलीवर्ड हुआ है। ठीक है, सो यहां से ये चैप्टर आपके सिलेबस में लाया गया है। सो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फाइंड आउट करने होंगे हर चैप्टर से एटलीस्ट 50, सो दैट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्या है? जैसा कि हर चैप्टर में जब आप पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं जो आपको अपने वोकेबलरी में ऐड करने होते हैं। बिकॉज ऑफ दोज वर्ड्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो हम लोग पहले कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। मैं डिफिकल्ट वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये नए हैं, इसलिए आपको नहीं पता होता इसका मीनिंग। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें ऐसे वर्ड्स हैं
विच यू मे फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो आप पहले उसके मीनिंग जान लो ताकि व्हेन यू रीड द चैप्टर यू कैन अंडरस्टैंड देम वेरी इजीली. ओके, सो यू कैन सी द फर्स्ट वर्ड, इट इज इन्वेडर्स. हिस्ट्री में भी ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, इन्वेडर्स. इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, जो लोग दूसरे देश के होके दूसरे जगह के होकर के दूसरे जगह को पे कब्जा करने के लिए वहां पे आक्रमण करते हैं. दे आर कॉल्ड इन्वेडर्स. अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य, बारबेरियन जंगली, पॉर्ड डालना, किसी चीज में उझलना जो होता है, प्लीज पॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मेरे ग्लास में एक पानी आप डालिए, दैट इज पॉर्ड. इवोल्व विकसित होना, ठीक है. सिविलाइजेशन सभ्यता. हॉर्डर्स फौज. एस्टोनिश्ड यानी होता है आश्चर्यचकित, किसी चीज को देख के जब आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे वाह क्या चीज है, तो दैट इज एस्टोनिश्ड, फीलिंग ऑफ एस्टोनिश्ड. इन्फ्यूजन यानी मिश्रित, मिक्स होना. सक्सेसिव एक के बाद एक आने वाला, जैसे कि अकबर के बाद उनका बेटा या अकबर से पहले उनके पिता, तो दे आर सक्सीडिंग ईच अदर, तो दैट इज सक्सेडर, सक्सेसिव. इनरोड्स यानी घूस. कन्क्वायर यानी जीतना, किसी चीज को कन्क्वर्ट कर लेना, जीत लेना, ठीक है. रिमेन्ड यानी बने रहना. ट्राइब्स जनजाति, अभी हमने हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाया है 15 नवंबर को. सो एब्जर्व्ड यानी अवशोषित, किसी चीज में मिक्स हो जाना, एब्जॉर्ब्ड हो जाना, घुल जाना, पूरी तरह से गायब हो जाना, जैसे ब्लैक कलर बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आप देख नहीं पाते हैं, तो दैट इज अवशोषित. वैनक्विस्ट यानी परास्त, हारना. स्ट्रेन्स उपभेदों को कहते हैं, और नॉर्मली हम लोग दागों को भी कहते हैं. डेरिवेशन, डेराइवेशन यानी स्रोत, उत्पत्ति, कहाँ से कोई चीज डिराइव हुई है, कहाँ से प्राप्त किया है आपने, दैट इज डेरिवेशन. वहां पॉइंट ऑफ उसका जहां से वो निकल रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ डेरिवेशन. कंक्वेस्ट यानी फलस्वरूप. अंडरलाइन इज आधारभूत. फिर कुछ और भी वर्ड्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो, ठीक है. यहाँ पे फिर है रेसेस, प्रजाति. इसमें ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो इसीलिए बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं. विसिस्यूट्स यानी उलटफेर. सर्वाइव्ड बच पाना. एग्जिबिट्स प्रदर्शित करना. टॉलरेट सहनशीलता. स्पेयर्स क्षेत्रों को कहते हैं, ओके. फिर है साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ कोई चीज करना. वर्च्यू, वर्च्यू यानी पुण्य, नैतिक गुण, उसको कहते हैं. एक पोएट्री में भी ये वर्ड आया था. डिनायल यानी इनकार करना. इन द मोड ऑफ डिनायल, जो लोग रहते हैं हमेशा अस्वीकार करने की परिस्थिति में जो होते हैं. परसिक्वेशन यानी उत्पीड़न, किसी को मारना भी होता है, परसिक्वेट करना, काट देना, मार देना, पीड़ा पहुंचाना. डाइवर्स यानी विविध. यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, एक जैसा, जैसे यूनिफॉर्म इसीलिए पहनते हैं ताकि सब एक जैसे दिखे. रिजल्टेंट यानी परिणामी. एफ्लोरेसेंस यानी फूलना. एक्सटेंसिव व्यापक. फेवरेंट गर्म, फीवर से आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे फीवर वर्ड आता है तो गर्म हो जाता है बॉडी. फेनोमेनन यानी घटना. डिस्टिंग्विश यानी अंतर करना, डिफ्रेंशिएट करना, अलग करना. कॉन्ट्रेरी विरोध करना, ठीक है. एक्सटेंशन विस्तार करना, बढ़ाना. ग्रेजुअली धीरे धीरे. प्रिमेंटेड यानी भिगोना, एक रंग में रंगना. सो दोज आर द फ्यू ऑफ द वर्ड्स जो कि आप देख रहे थे. इस वर्ड्स का आप एक काम करो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आप हमेशा इसको जब भी डिफिकल्ट हो, पढ़ते वक्त मुश्किल मिले, तो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से वर्ड आ रहे हैं, ठीक है. ये वर्ड्स ऐसे भी इंग्लिश जो आप बुक पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ते हो, तो जो चैप्टर होता है उसका जो स्टोरी होता है, दैट मे नॉट बी हेल्पफुल फॉर योर लाइफ. वो आपके लाइफ में जरूरी नहीं है कि काम है, बट जो उसमें जो वर्ड्स पढ़ते हो, आप वोकेबलरी पढ़ते हो, दैट हेल्प्स टू लर्न यू द लैंग्वेज प्रॉपरली, दैट हेल्प्स यू टू यूज द लैंग्वेज प्रॉपरली. आप भाषा को अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं. तो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, एक भाषा को जानने के लिए, सीखने के लिए, उसमें बात करने के लिए, उसमें लिखने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द वर्ड्स. जितने ज्यादा वर्ड्स आप जानोगे उतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे. दैट्स वाई दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, है ना, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर. आई होप आपको इसमें जो बाकी वर्ड्स हैं, यूनिटी, इंडियन,
वो सब पता होगा। कल्चर भी आई एम वेरी मच श्योर कि आपको डेफिनेटली पता होगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड इट इवन बेटर कि कल्चर क्या होता है, व्हाट इज कल्चर। तो यू कैन सी पिक्चर ओवर हियर, आप एक पिक्चर देख सकते हो कि इसमें कल्चर से रिलेटेड बहुत से वर्ड्स लिखे हुए हैं। लाइक देखो, कम्युनिटी, नेशन, हिस्टोरिकल, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, फोकलोर, रेस, ethics, perception, nation. I don't know how much you are able to see, but try to see it with a magnifying glass. लगा के देखो, बढ़ा के देखो उसको, स्क्रीन को, आप देखना इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। कल्चर इज नॉट समथिंग विच यू कैन एलिनिएट फ्रॉम द वर्ल्ड। आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं अपने आप से। आप जो हैं, यू आर अ कल्चर इटसेल्फ। आप खुद एक कल्चर है, आप खुद एक जीती जाती संस्कृति है। क्यों है? बिकॉज कल्चर बहुत कुछ को इन्वॉल्व करता है। कल्चर इज नॉट समथिंग जो अकेले आप उसको देख सकते हो, अलग तरीके से देख सकते हो, नहीं। द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू डिस्कस थिंग्स, द वे यू आर्ग्यू, द वे यू बिहेव, द वे यू ईट, द वे यू ड्रेस, एवरीथिंग इज कंबाइंड कॉल्ड कल्चर। कल्चर क्या है? आपकी जो भाषा है ना, जिस तरीके से आप बात करते हैं, दैट इज कल्चर। सो कल्चर एवरीथिंग, वैल्यूज, यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखेगा, है ना, फूड, हिस्ट्री, तो सब कुछ ही कल्चर है। एक एक पिक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका आर्ट, म्यूजिक, एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ स्टेट, क्या तरह के म्यूजिक, आर्ट, फूड, फेथ, रिलीजन, बिहेवियर, रिचुअल्स, कस्टम्स, लैंग्वेज, बिलीफ सिस्टम, ये सब मिलाकर के क्या बनता है? आपका कल्चर बनता है। सो कल्चर इज नॉट एन एलिनिएटेड कॉन्सेप्ट एट ऑल। वो हमेशा हमारे रोज के जो काम है, हम जो करते हैं, जैसे जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, सो ऑल दिस थिंग्स, जो हम खाना खा रहे हैं, कपड़े कैसे पहन रहे हैं, सोसाइटी में हाउ वी आर इन्वॉल्विंग विथ ईच अदर, वो सब कुछ मिला करके हमारे कल्चर को बनाता है ना। तभी हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई बुरी तरह बात करता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे अनकल्चर्ड है, इसको बात करने भी नहीं आता, ये ही डोंट नो हाउ टू बिहेव, ही डोंट नो हाउ टू सिट। सो दिस ऑल थिंग्स आर कल्चर, ठीक है। तो कल्चर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट उसको आपको समझना है कि आप जिस तरीके से हैं, दैट इज ओनली योर कल्चर। आप जैसे बिहेव कर रहे हो, दैट इज योर कल्चर। यू शो योर कल्चर, योर अपब्रिंगिंग, आप अपने आपको कैसे बड़ा किया गया है, वो आपके कल्चर के थ्रू, आपके बिहेवियर के थ्रू दिखता है, ठीक है। सो योर कल्चर इज योर ब्रांड। ओके, ब्रांड समझते होंगे आप लोग, जेन जीज वाले ज्यादा समझते हैं कि ब्रांड वैल्यू क्या होती है। जैसे किसी कंपनी का नाम आप रखते हो, बाटा, मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, आपके टाइम पे तो अब पूमा और पता नहीं और शूज के क्या क्या ब्रांड्स हो चुके हैं। सो वो ऑल क्यों? जैसे ही आप उस वर्ड को सुनते हो, उस ब्रांड के नाम को सुनते हो, गुची फॉर एग्जाम्पल, तो गुची सुनने से ही एक, अच्छा ये तो महंगा ब्रांड है, बहुत ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, सब समझ में आती है। तो जैसे ही आप एक बात करते हो कि इंडिया का कल्चर, तो उसको सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? या आपके परिवार का कल्चर, आपकी सोसाइटी का कल्चर। सो वो आपका ब्रांड वैल्यू है, वो आपके ब्रांड को क्रिएट करता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कल्चर होगा, उतना ज्यादा आपका, हमारी ब्रांडिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसको आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखो कि इंडियन कल्चर का ब्रांड वैल्यू क्या है इन द ग्लिम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, दूसरा इसमें एक वर्ड है सिविलाइजेशन। दो वर्ड्स आए थे, कल्चर संस्कृति, और सिविलाइजेशन इज सभ्यता। अब ये दोनों को भी आपको समझना है। आपने ऑलरेडी हिस्ट्री के बुक्स में आई थिंक 7-8 में ही पढ़ लिया होगा, सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो एंड ऑल, मूवीज भी हैं इस पे बहुत सारे। तो सिविलाइजेशन क्या है? तो सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन इज अ बिगर पिक्चर, ज्यादा बड़ा जो पिक्चर है वो सिविलाइजेशन है। सभ्यता के अंदर संस्कृतियां आती हैं। एक सभ्यता जो पनपती है, द वे दे लिव देयर लाइफ एज अ होल इन अ कम्युनिटी, वो उनका सिविलाइजेशन है। और उस सिविलाइजेशन में पीपल कैसे ट्रांजिएंट होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, अलग होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो उनका कल्चर डिसाइड करता है। तो ये दो जो चीजें हैं, ये दोनों इस चैप्टर में इस पे ही जोर दिया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर, हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर, कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और क्यों हमारा सिविलाइजेशन स्टे कर रहा है अभी तक इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इन्वेडर्स केम एंड गॉन। तो उसके बाद भी कैसे हमारा सिविलाइजेशन और कल्चर है, ठीक है। अब व्हाट इज यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, दिस इज व्हाट वी आर
about to talk. This is what the chapter is all about. तो यहाँ आप ये पिक्चर देखो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. साथ साथ ये वाला पिक्चर भी देखो कि यूनिटी को दर्शाने के लिए हमने ये चलाया है, पिक्चर लगाया है मैंने. सो आपको भी पता है ना, आपका बॉडी जो है, आप अपने हाथ को देखते हो तो उसमें अलग अलग उंगलियां आपको दिखती हैं, बट दिस इज अलग अलग, नॉट यूनाइटेड. जब हम इसको एक जगह करते हैं, दैट दिस इज कॉल्ड यूनिटी. एक साथ जब कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी. आपका पूरा बॉडी जो है एक है, साथ साथ बहुत अलग भी है. आपके बॉडी को फंक्शन करने के लिए 12 सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर, वो सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यू आर वन, आप एक हैं, यू आर यूनाइटेड. अगर आपके बॉडी फंक्शंस में जो सिस्टम्स हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो योर बॉडी विल नॉट फंक्शन, आपका बॉडी काम नहीं करेगा. द सेम वे, जो अगर आप बड़े पिक्चर पे देखो, अगर आपके घर परिवार में 10 लोग हैं, वो अगर एक साथ काम नहीं करते हैं, अलग हैं, सभी अलग हैं, विचार से, सोच से अलग है, बट स्टिल दे ट्राई टू वर्क टुगेदर, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, तभी वो फैमिली यूनाइटेड होती है, अदरवाइज डिवाइडेड हो जाती है ना. पूरे कंट्री के लिए भी यही सेम एग्जाम्पल अप्लाई होता है. तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर में जो है क्या बताया गया है कि कोलैबोरेशन एंड combination of differences among one another, and besides it standing for same cause is unity. यहाँ पे important क्या है? collaboration, ठीक है, which is this, and combination. दो अलग अलग चीजों का जो तालमेल है, उनके बीच जो कोलैबोरेशन है, साथ आने की इच्छा है, और वो क्यों है? उनके पास बहुत से डिफरेंसेस है, उन चीजों में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ आते हैं, क्योंकि जो उनका मेन कॉज है, जो उसका मेन पर्पस है, वो यूनिटी है, वो साथ रहना है. तो इसके लिए वो लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं. इसीलिए हम लोग इंडिया में अलग अलग होकर के भी एक साथ स्टैंड करते हैं, बिकॉज हम इंडिया हैं, वी आर नॉट डिफरेंट स्टेट्स. जब हम कहीं दूर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, वी आर इंडियंस. तो जैसे आप जब अपने जिले में हो तो आप अपने जिले की बात करते हैं, लेकिन आप जब दूसरे जिले में जाते हो तो वहां का कोई मिलता है तो अच्छा नहीं, वो बसाढ़ी का नहीं है, वो जिला स्कूल के पास का नहीं है, वो छपरा का है, सब छपरा वाले हो जाते हैं. जब आप छपरा से बाहर, बिहार से बाहर जाते हो तो फिर वो छपरा या मुजफ्फरपुर या दरभंगा का नहीं होता, वो बिहार का होता है, वो बिहारी हो जाता है. उसी तरह आप जब बाहर जाते हो, भारत से बाहर जाते हो, तो फिर वो बंगाल, पंजाब या बिहार का नहीं, वो एक भारत का होता है. तो इस तरीके से जो ये यूनिटी का जो सेंस है कि नो वी ऑल आर सेम, बिकॉज हमारा क्या है, जो हम स्टैंड कर रहे हैं, हम जो खड़े हो रहे हैं एक जगह, उसका कारण एक ही है कि वी ऑल बिलोंग टू द सेम नेशन. तो वहां पे वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जो है, वो यूनिटी की फीलिंग आपके अंदर लाती है कि हम एक जगह को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट अ स्मॉल पिक्चर कि कैसे अलग अलग कंट्रीज, जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो फिर वो देश वाले भी एक ही हो जाते हैं, है ना. फिर वापस फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन क्या है, भारत के कल्चर और उसके क्या फीचर्स है, कैसे हैं वो. तो ये कैसे हैं वो तो आपको पता ही है मुझे लगता है, बट जो थोड़ा सा चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन कल्चर का नेशनल सिंबल जैसे है, भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक है, भाषा है, आर्ट एंड कल्चर है, म्यूजिक, डांस है ना, वैल्यू सिस्टम है, फूड है, ये सब जो है ये फीचर्स है, यही इसको अलग भी करते हैं, और इन्हीं की वजह से हम लोग एक भी होते हैं. ये सारे जो फीचर्स हैं ये सब इसके कल्चर पार्ट को दिखाता है ना, और ये सारा मिलकर के हमारा सिविलाइजेशन बन जाता है. जब ये अलग अलग पॉकेट्स में है, अलग अलग बास्केट्स में है, तो ये कल्चर है, और जब ये सब एक साथ होकर के एक जगह दिख रहा है तो वो हमारा सिविलाइजेशन है. तो हर फूड कल्चर जो है वो अलग अलग जगह का अलग अलग है, अलग अलग, इनफैक्ट स्पेस का भी अलग अलग है. तो कपड़े भी हम लोग अलग पहनते हैं, कहीं पे सर्दी होती है, कहीं पे गर्मी होती है, मौसम से भी अलग है, क्लाइमेटिकल चेंजेस है, ज्योग्राफिकल चेंजेस है, नेचर वाइज चेंजेस है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है ही है. सो ऑल दीज जो ये अलग अलग चीजें हैं वो कल्चर को मतलब डिफाइन करती हैं, और जब ये सब कुछ मिलता है और तब हम लोग एक जगह रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, है ना. तो ये फीचर्स है हमारा, हमारे पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा विभिन्नता है हर चीजों में, तो वो विभिन्नता मिलके उसको बांटने का काम नहीं करता है एक्चुअली. जैसे एक गार्डन होता है, जहाँ पे गार्डन किसको बोलते हैं, अगर एक ही तरह का कोई फ्लावर वहां पे होगा तो वो गार्डन नहीं होगा. वहां जब अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं तब वो सुंदर लगता है.
है ना। जब आपने बुके देखा होगा तो सिर्फ एक फूल का बुके नहीं बनाते, उसमें पत्ता भी लगाते हैं, उसमें थोड़ा सफेद लगाते हैं, थोड़ा लाल लगाते हैं, थोड़ा पीला लगाते हैं, ताकि वो सुंदर लगे। उसी तरीके से इस चीज को समझना कि जो अलग अलग कल्चर है वो हमारे कंट्री के यूनिटी को सुंदर बना रहे हैं, उसको अलग बना रहे हैं। अगर उसको सिमेट्रिक कर दिया जाए, सब एक जैसे हो जाए, सब एक ही कलर के कपड़े पहनने लगे, सब एक ही जैसे रहने लगे, सब एक ही जैसे बात करने लगे, तो कुछ सुंदर नहीं लगेगा, बैंड पार्टी लगेगा, है ना। वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली बैंड पार्टी कब बनना है, जब कोई बाहर वाले आ रहे हैं तो सबको एक जैसा हो जाना है। लेकिन अल्टीमेटली वो एक जैसा थोड़े समय के लिए रहना है, बाद बाकी टाइम पे हम लोग अपने अपने जो कलर्स हैं उसको ग्रो करें। तो वो जितना ज्यादा ब्राइट होगा अपना अपना चीज, वो उतना ज्यादा सुंदर लगेगा पूरी तरह से बाहर से देखने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग तभी कल्चर को सेव कर सकते हैं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ये इंडिया का कल्चर। भारत का कल्चर जो है दुनिया का एक सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक कहा जाता है। ये सारी बातें मेरी नहीं है, ये सारी बातें आपके हुमायूं कबीर साहब ने कही है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड स्ट्रेन्स, अलग अलग तरह के तत्व इस सिविलाइजेशन में हैं, जो इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, फिर क्या है, अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ स्पिरिट, जो बेसिक चीज है, जो उस सारे अलग अलग चीजों के अंदर जो बेसिक तत्व है वो क्या है, वो है यूनिटी ऑफ स्पिरिट। सबका स्पिरिट एक जैसा है, वो यूनाइटेड है कि हमें अपने देश को आगे लेकर के जाना है। जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, वैरायटी ऑफ रेसेस, कास्ट एंड कम्युनिटीज, ये तो है ही जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि जो आपके जियोग्राफिकल डिफरेंसेस है, जगह के वजह से जो अंतर है, या रेसेस की नस्ल की वजह से जो डिफरेंस है, कम्युनिटी की वजह से, कास्ट की वजह से जो डिफरेंस है, वो सब होते हुए भी यूनिटी ऑफ स्पिरिट की वजह से हम लोग सब एक हैं। कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, ये बहुत कम होते जा रहे हैं अब। हम लोग बहुत टॉलरेटिंग हैं, इस वजह से ही आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि शक, हून, कुषाण, मंगोल, फिर बाबर, अकबर, मतलब मुगल, तुर्की, सब आके आक्रमण किए, सभी ने हमारे देश पे आक्रमण किया। आर्यंस को भी इनफैक्ट इन्वेडर्स ही बता रहे हैं चैप्टर में, फर्स्ट लाइन ही है कि हु आर द फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ आवर कंट्री, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक चैप्टर मिस्टर कबीर, आर्यंस आर द फर्स्ट इन्वेडर्स, जिसपे बहुत तर्क हो रहा है आपकी ये एक्चुअली राइट है या रॉन्ग, बट हम लोग को उस तर्क में नहीं जाना है, हमें अपने चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से जो उसमें लिखा है हमें वो आंसर लिख देना है। तो वहां अकॉर्डिंग टू दैट बुक, दैट चैप्टर, मिस्टर कबीर वो कह रहे हैं कि आर्यंस जो है वो फर्स्ट इन्वेडर्स है, फर्स्ट आक्रांता है जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया और रहे। तो उसी तरीके से हम लोगों ने हम लोगों की खासियत क्या रही है, इंडियंस की, एज अ इंडियन सिविलाइजेशन हमारी खासियत रही है कि हमने जितने लोग आए उनको अपने अंदर समेट लिया, हम उनको अलग नहीं कर पाए, वो इसलिए हमें बांट नहीं पाए, और इसीलिए हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो एज इट इज रही, वो हम में मिक्स हो गए। ठीक है, ये ऐसे था कि जैसे आधा ग्लास से ज्यादा पानी हमारा था, वो आए और उसमें मिलते गए मिलते गए मिलते गए, तो पानी का रंग चेंज नहीं कर पाए, हमने उनको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमारा कल्चर, और एक और आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चाइना का कल्चर, ये दो देश का कल्चर जो है इंटैक्ट है अभी भी हमारे पास अपनी हिस्ट्री है, अपना सिविलाइजेशन है बताने के लिए। अदरवाइज बहुत से ऐसी कंट्रीज है जिनका कल्चर, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने आक्रमण करके बहुत से देश पे राज किया, बाकी दूसरे देशों ने भी दूसरे देशों पे राज किया, और जिसकी वजह से जो जहां गया, अगर अंग्रेज कहीं गए तो वो देश पूरी तरह से अंग्रेजियत से भर गया, क्रिश्चियनिटी से, या उनके रिलीजन, उनका कल्चर, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका थॉट प्रोसेस, उस तरह से वो लोग हो गए, जिस वजह से उनका जो अपना आइडेंटिटी था वो खत्म हो गया। लेकिन इंडिया में इसका ठीक उल्टा हुआ, इंडिया में हुआ कि वो लोग आके इंडियंस की तरह रहने की कोशिश करने लगे, क्योंकि हमारा कल्चर इतना ज्यादा एब्जॉर्विंग था, इतना ज्यादा अपने अंदर समाहित कर सकता था किसी को, कि हम लोग एडजस्टमेंट की स्पिरिट और टॉलरेशन की स्पिरिट की वजह से वो सारे कल्चर्स ने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इनफैक्ट उसमें और कलरफुल पिक्चर्स, कलरफुल फ्लावर्स डालने का काम किया, इसीलिए हम इतने डाइवर्स हैं, फिर भी हम यूनाइटेड हैं। फिर फिलोसॉफीज लाइक लिव एंड लेट लिव, नॉन वायलेंस, सर्वे भवन्तु सुखनी, ये तरह की जो फिलोसॉफीज आई, इस तरह के जो दर्शन हमारे
वेदों में, पुराणों में, कल्चर्स में जो दिखे, जिसकी वजह से लोग, जैसे बुद्धिज्म हमारे इंडिया में शुरू हुआ, जैनिज्म हमारे इंडिया में शुरू हुआ, सिखिज्म हमारे इंडिया में शुरू हुआ, और वेदांत फिलोसॉफी तो पहले से ही था। तो इस वजह से ये सारे फिलोसॉफीज में, किसी भी फिलोसॉफी में किसी को खत्म करके आगे बढ़ने की बात नहीं कही गई है। सब में को एग्जिस्टेंस की बात है कि सब साथ साथ रह सकते हैं, सब अपने अपने अलग अलग तरीकों से भी एक साथ रह सकते हैं, किसी को खत्म किए बिना। दो लाइन एक साथ आगे बढ़ सकता है। मुझे बड़ा होना है तो इसके लिए मुझे किसी दूसरे लाइन को मिटाने की जरूरत नहीं है, अपने लाइन को आगे करने की जरूरत है। ये वाली जो फिलोसॉफी है, ये हमारे इंडियन फिलोसॉफीज में दिखती है कि जियो और जीने दो, मारो मत किसी को, खुद भी रहो और दूसरे को भी रहने दो। इतना स्पेस है हमारे पास कि हम लोग अहिंसा के साथ और सभी को सुखी रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के फिलोसॉफीज, इस तरह का स्पिरिट कि हमें एक साथ रहना है, इतने सारे कास्ट और कम्युनिटीज के अच्छी चीजों को अपने अंदर लाना, और साथ साथ टॉलरेट करना, सहना भी, सहनशीलता भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, एक फैमिली में ही लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दो देश तो क्या ही एडजस्ट करेंगे। तो इस वजह से भी हमारा जो सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करता है अभी भी, इतना पुराना होने के बाद भी। नाउ इंडियंस में डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, कैसे हमारा भारत का जो कल्चर है वो अलग है बाकी दुनिया के कल्चर से। तो जो कल्चर अदर कंट्रीज में, क्यों हमारा कल्चर सस्टेन किया है, अभी तक है, अलाइव है, हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और क्यों बाकियों का कल्चर कैसा है, मोस्ट ऑफ द कल्चर्स आर न्यूअर देन द इंडियन कल्चर। हमारे कल्चर से सब नए कल्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रिटिश ने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पे जाके शासन किया और वहां के जो ओरिजिनल एथनिक कल्चर्स थे उसको खत्म किया और उन्होंने अपना कल्चर उस पर थोप दिया, तो वो नए हो गए। इस वजह से वो नए हैं। डाइवर्सिटी इन एवरी एस्पेक्ट इज मिसिंग। सब जो कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिक बना दे, सबको एक जैसा कर दे, सब एक ही जैसा सोचे, एक ही भगवान की पूजा करे या अल्लाह ईश्वर जिसका भी नाम लेना है एक ही की करे, कोई अलग ना हो। तो डाइवर्सिटी जब नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। इस वजह से उनका कल्चर अलग है। द वैल्यू सिस्टम इज डिफरेंट। उनका तरीका भी, जीवन जीने का मूल्य पूरी तरह से, भाषा, फूड, क्लोथिंग सभी अलग है। और टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस इज वेरी लो। ये प्रॉब्लम है। अगर ये हमारे इंडियन कल्चर में भी बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आप अभी के टाइम पे साउथ नॉर्थ का डिवाइड सुनते हो, ईस्ट वेस्ट का डिवाइड सुनते हो कि साउथ वाले ऐसे बोलते हैं हिंदी भाषियों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हिंदी भाषी अलग गुस्से में रहते हैं कि नहीं हम उस यूपी वाले को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम बिहार वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो थॉट प्रोसेस है, दिस टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस की जो इश्यूज है, इस वजह से हमारे कल्चर को भी एक खतरा है, जिसको आप जैसे बच्चे समझ के कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हमें संजोना है, दूर कर सकते हो। और हमारे कल्चर्स की क्या खासियत है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर तो है ही, सबसे पुराने कल्चरों में डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, फूड, लैंग्वेज, क्लोथिंग इज कॉमन। इनफैक्ट इसमें बहुत कुछ मैंने नहीं लिखा है, जैसे जियोग्राफिकल, नेचर, सब कुछ अलग है, बहुत सारी चीजें हमारी अलग है और वो सब एक साथ मिली हुई है। इसी वजह से हमारा कल्चर यूनिक कहलाता है। अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम इज इंस्टिल्ड। सब हमारे अंदर एक बहुत, आपको रोकने के लिए, आपको बताने के लिए हमेशा रामायण से उदाहरण दिए जाते हैं, है ना, महाभारत से दिए जाते हैं, जो आज से 5,000 साल पुराना है। मतलब हमारे पास एक लेगेसी है 5,000 सालों की, जो बाकियों के पास नहीं है। वो कहाँ रेफर करें, उनके पास नहीं है। टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस इज वेरी हाई। हमारे अंदर तो बहुत भयंकर वाला टॉलरेंस है भाई। रोड खराब है तो हम उस पर 10 साल तक निकाल लेते गाड़ी कैसे भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग टॉलरेट ही करते रहते हैं, टॉलरेट ही करते हैं। मतलब एक्सट्रीम लेवल है टॉलरेशन का, तो बाकी चीज तो टॉलरेट कर ही लेंगे। साथ में बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ लिव एंड लेट लिव एंड नॉन वायलेंस, जिसकी वजह से ये टिका हुआ भी है। ठीक है, कभी कभी टॉलरेट नहीं भी करना चाहिए, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो बोलना चाहिए कि नहीं हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि द मेन आइडिया फ्रॉम लेसन क्या है। आप इसको लाइन बाय लाइन अपने बुक में पढ़ना एंड देन आप चैनल पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो इजीली। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर, ये तो आपको समझ में आ ही गया। देयर हैज बीन मेनी इंस्टांसेस ऑफ इन्वेडर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इंडिया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट इन्वेडर्स आर्यंस का नाम बताया गया है, फिर साक, हून, मंगोल, बारबेरियन, एवरीथिंग इज देयर। The present form of India is blend of many different strains and elements. अभी जो इंडिया आपके पास है वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों के
चीजों से गुजरने के बाद वाला इंडिया है। ये वो इंडिया नहीं है जो 5000 साल पहले था बिना किसी आक्रमण के। उस समय जो चीजें थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, ये सारे चीजों से ब्लेंड हो चुका है। मिक्सी में जैसे प्याज टमाटर और मिर्ची डाल के एक साथ पीस देने पे उसके बाद पता नहीं चलता है कि कौन सा क्या है, सेम इज विथ इंडियन कल्चर। अब पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा हमारा ऑथेंटिक है और कौन सा हमने किसी से लिया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज द अंडरलाइंग यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। हम लोग, जो मैंने पहले भी बोला कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंसेस को, अलग अलग प्रजातियों की चीजों को, और एक साथ उसके साथ अलाइन होने की कोशिश करते हैं। ये यूनिटी का सबसे बड़ा कारण है, ना कि सब में खामियां निकालना, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन आर प्रोबेबली द ओल्ड सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन से अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच अदर कंट्री सिविलाइजेशन इज ओल्डेस्ट, तो आंसर है चाइना, वो आपके एग्जाम में भी आएगा। विच हैव ग्रोन एंड changed but never grown and changed at the expense of an underlying unity। ये बदला है, नो डाउट इवॉल्व हुआ है, बदल चुका है पहले से, लेकिन अपनी यूनिटी को छोड़े बिना। ये नहीं कि यूनिटी खत्म हो गई, टूट गया, जैसे यूएसएसआर 10 तरह के कंट्रीज में टूट चुका है, बाकी कंट्रीज भी टूट टूट के अलग अलग हुए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। लिव एंड लेट लिव has been the policy of the Indians in all sphere of life। ये हमारी पॉलिसी रही है, हमारे सिविलाइजेशन का हाईलाइट है। हमारे पास जो फिलोसॉफीज हैं, जो दर्शन हैं, वो हमेशा यही सिखाए हैं कि आप रहिए और साथ साथ बाकियों को भी रहने दीजिए। यूनिटी एंड यूनिवर्सिटिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यूनिवर्सिटिलिटी मतलब एक साथ भी रहना और साथ साथ बाकी सबके साथ को एग्जिस्ट करना, पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना, जो है ये की फीचर है फॉर एनी कल्चर टू सर्वाइव। तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं जब हमें एडजस्ट करना है, टॉलरेट करना है और को एग्जिस्ट करना है, साथ साथ रहना है, तभी हम लोग कोई भी कल्चर जो है वो सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइव का मतलब हमेशा सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज देयर इज नो एनी वे। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चैप्टर्स पढ़िए और उसके क्वेश्चंस को पूछिए जो भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू।